हेलो, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, हम लार्जर इकोनॉमिक सेंस में समझ चुके हैं, ब्रांचेस समझ चुके हैं और स्कोप देख चुके हैं। अब इम्पोर्टेंस देखना बड़ा ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट मैटर का। अगर हमें पता होगा कि वो किस लिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना और उसकी एप्लीकेशन क्या है, तो हमें एक बिगर पिक्चर मिल जाती है कि क्यों उस सब्जेक्ट को हमें पूरे अच्छे तरीके से कंज्यूम करना चाहिए, ताकि हम आगे जो उसकी एप्लीकेशंस है उसको बड़े अच्छे तरीके से समझ सकें। तो हम मूव करेंगे इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एक बड़ी बिल्डिंग आप बनाने वाले हो, आपको बड़ा एक पिक्चर चाहिए कि इकोनॉमी कैसे वर्क करती है, तो आपको स्मॉल फैक्टर से शुरू करना पड़ेगा। फाउंडेशन की मैं हमेशा बात करता हूँ, फाउंडेशन तो ले करनी ही करनी है, पर ब्रिक वर्क भी उतना ही ज़रूरी है। आपको एक बड़ी इकोनॉमी को समझने के लिए एक इंडिविजुअल यूनिट से शुरू करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ देखें कि इंडिविजुअल इकोनॉमिक डिसीजंस कैसे शेप करते हैं लार्जर इकोनॉमी को, वही इंपॉर्टेंस है माइक्रो इकोनॉमिक्स की भी। कि अगर आप इंडिविजुअल बिहेवियर को समझ जाएंगे, तो अगर आप ये सम कर लेंगे इंडिविजुअल यूनिट्स का, तो आप लार्जर इकोनॉमी को भी समझ जाएंगे। तो इसमें कंज्यूमर्स का बिहेवियर भी समझना उतना ही ज़रूरी है और फर्म्स का बिहेवियर भी समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें दोनों एंड समझने हैं। एक जगह जहाँ से डिमांड आ रही है, जो कंज्यूमर्स हैं, जो फैमिली यूनिट्स हैं, और एक जगह जहां से सप्लाई आ रही है, जहां से सामान बन के आप तक पहुंच रहा है, और वो फर्म्स हैं। अगर हम इन दोनों को समझ लेंगे तो हम बिल्डिंग ब्लॉक्स समझ पाएंगे एक बड़ी इकोनॉमी की। तो समझने वाली बात क्या है, जैसे थॉमस सॉवेल कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज फंडामेंटली द स्टडी ऑफ हाउ पीपल मेक चॉइसेस। अगर हम चॉइसेस की बात करें कि कैसे आप डिसाइड करते हैं कि क्या सामान लेना है, कितने में लेना जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और यही सामान क्यों लेना है, कोई और क्यों नहीं लेना। या फिर जैसे फर्म्स डिसाइड करती हैं कि क्या हमें बनाना चाहिए, कितने प्राइस में उसे बेचना है, और क्यों हमें यही प्राइस में यही सामान बेचना है अपनी यूटिलाइजेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए। तो अगर हम ये सब समझेंगे तो हमें इकोनॉमी की सेंस मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंडिंग द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर हम इंडिविजुअल यूनिट्स को समझ जाएंगे तो लार्जर इकोनॉमी को भी समझ जाएंगे। फिर हम प्राइस डिटर्मिनेशन और मार्केट एफिशिएंसी को इससे समझ सकते हैं। अब जैसे आप सोचते हो कि आप किसी मार्केट में गए हो, भाई एक सामान 10 रुपए का ही क्यों बिक रहा है, या फिर उसको 20 रुपए का ही क्यों बिक रहा है, या फिर महंगाई क्यों धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, क्यों लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। पेट्रोल 50 रुपए का था तब भी लोग रोते थे, 60 रुपए का था तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती थी, 70 का था तब भी प्रॉब्लम होती थी, पर क्या उसकी डिमांड कम हुई है? क्या ऐसा हुआ है कि अगर आपका 70 का पेट्रोल हो गया है तो उसकी वजह से आपने पेट्रोल कंजम्पशन कम कर दी है? नहीं, इकोनॉमी में ऐसे देखने को तो नहीं मिला। पर ऐसा क्यों? तो ये भी अगर हमें समझना है कि सप्लाई एंड डिमांड कैसे वर्क करती है, तो हमें इंपॉर्टेंस ये समझ में आती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, हम यहां से समझ सकते हैं। तो अगर हम प्राइस मैकेनिज्म्स को समझना चाहते हैं, हम समझना चाहते हैं कि पूरी मार्केट में प्राइस कैसे डिटरमिन होता है, तो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना बड़ा जरूरी है। देखिए, फ्रेडरिक हाइक का कहना है कि प्राइस सिस्टम जैसे एक वास्ट इंफॉर्मेशन नेटवर्क है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि सोचो, एक चीज का प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो आप उससे क्या इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो? उससे इंफॉर्मेशन ये गैदर कर सकते हो कि शायद उसकी सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, तो आप ज्यादा लोग उसको चाहते हैं, पर इतना वो मार्केट में आया नहीं है। तो एक तरह से एक इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया कि भाई, आप इनफॉर्मल इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया कि जिससे आप पता लगा सकते हो कि यार इसकी सप्लाई ठीक चल रही है। तो ये प्राइसिंग मैकेनिज्म भी आप पढ़ते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है। फिर आते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। अब कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग में भी पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट में भी आप जगह जगह देखोगे कंज्यूमर बिहेवियर इंपॉर्टेंट समझना होता है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आप कॉन्सेप्ट समझते हो तो आप इसको समझ सकते हो। देखिए, आपके पास एक लिमिटेड बजट है,
ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अनलिमिटेड पैसा है, हमारे पास एक लिमिटेड बजट है। उसमें हमने उस बजट को ऐसे खर्चना है, उस पैसे को ऐसे खर्चना है कि हमें उससे मैक्सिमम यूटिलिटी मिले। इसका क्या मतलब है कि हमारी सारी ज़रूरतें पूरी हों, उस पैसे को इस हिसाब से हमें खर्चना है। तो वो हमें कैसे चॉइसेस मेक करेंगे, तो अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम प्रिंसिपल समझेंगे तो हमें पता लग जाएगा, अच्छा इस वजह से ये चीज़ खरीदी जा रही है, इस वजह से लोग गाड़ी प्रेफर नहीं कर रहे, टू व्हीलर प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि वो चॉइस मेक कर रहे हैं। ट्रैवल तो उनको दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों चीज़ों से हो सकता है, पर वो एक चॉइस मेक कर रहे हैं। क्यों लोग एसी ले रहे हैं, कूलर्स नहीं ले रहे, या फिर कूलर्स ले रहे हैं, एसी क्यों नहीं ले रहे, तो ये सब आप देख सकते हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है किसको, बिजनेसेस को समझने के लिए भी, और पॉलिसी मेकर्स, एक गवर्नमेंट भी जब पॉलिसी बनाती है तो उसके लिए भी समझना इंपॉर्टेंट है कि लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अब सोचिए, अब हम हैवीली टैक्स करते हैं अल्कोहल और सिगरेट्स को। अब हैवीली टैक्स क्यों किया जाता है, गवर्नमेंट को पता है कि इनकी डिमांड में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अगर आप हैवीली टैक्स करेंगे, एक तो टैक्स कलेक्शन हो सकता है, दूसरा आप डिटर भी कर सकते हैं लोगों की इस तरफ ना जाइए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अब वो दोनों चीज़ें कैसे पता चली गवर्नमेंट को, लोगों का बिहेवियर समझ के। आप स्टेपल्स को ज्यादा टैक्स नहीं करते क्योंकि वो सब कंज्यूम करते हैं भाई, आटा दाल चावल ये सबने कंज्यूम करना है। तो अगर आपको पता है कि सबकी सबसे पहली प्रेफरेंस कोई भी सामान लेने की यही होगी, तो आप उसकी टैक्सेशन उस हिसाब से करते हैं। तो देखिए, बिजनेसेस को भी समझ में आता है कि कैसे करना है, और पॉलिसी मेकर को भी समझ में आता है, ताकि कंज्यूमर अच्छे तरीके से सर्व हो सके। वो भी हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पढ़ के समझ में आएगा। देखिए, इसमें बहुत अच्छा कोट है स्टीवन लैंड्सबर्ग का कि पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स, ऑल द रेस्ट इज कमेंट्री। और कितने भी, वो उनका कहना है कि और कितनी भी चीजें आप पढ़ लो वो अलग है, पर पीपल जो है वो अपने भले के लिए हमेशा सोचते हैं, उसी हिसाब से कंज्यूम करते हैं। उनके पास अगर लिमिटेड पैसा है तो वो पहले ये सोचेंगे अपना सर्वाइवल कैसे हो, फिर वो लेजर एक्टिविटीज की तरफ जाएंगे। तो उनके लिए इंसेंटिव स्ट्रक्चर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। और वो कैसे पता लगेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ के। फिर हम फर्म के बारे में, अब एक तो ये एंड हो गया कंज्यूमर वाला, अब दूसरा एंड भी तो हमें समझना है, हमें फर्म बिहेवियर भी समझना है, वो कैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं। उनके लिए इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। क्यों इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, इससे उनके इंसेंटिव स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते रहेंगे तो वो लॉन्ग टर्म तक चल सकते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक इकोनॉमी को सर्व कर सकते हैं, जिन्होंने वो फर्म बनाई है उनको सर्व कर सकते हैं, और अपने कंज्यूमर्स को सर्व कर सकते हैं। अगर आप प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर रहे तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने रिसोर्सेज जो है उसको ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, आप उसको अच्छे तरीके से यूज नहीं कर रहे, आप वेस्टेज बहुत ज्यादा कर रहे हो, तो आपका कॉस्ट स्ट्रक्चर बड़ा हाई हो गया है, और प्राइसिंग आप इतनी हाई कर नहीं सकते क्योंकि उसमें कंज्यूमर एंड है, तो आपका प्रॉफिट कम होता जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है। तो अगर आपको एफिशिएंटली फंक्शन करना है, आपको ऑपरेट करना है एफिशिएंटली, और पॉलिसी मेकर्स को भी समझना है कि भाई फर्म्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप देखते हो कॉर्पोरेट टैक्सेशन की पॉलिसी बनती है। तो अगर फर्म बिहेवियर नहीं समझते तो कॉर्पोरेट टैक्सेशन कैसे समझोगे। और सब्सिडीज आप प्रोवाइड करते हो, इंसेंटिव्स देते हो फर्म्स को ऐसी जगह पे फर्म लगाने के लिए जहां पे नेचुरली वहां वो ना जाते हो। तो वो कैसे बनता है, अगर हम फर्म बिहेवियर को समझ सके। तो क्यों, क्योंकि फर्म का बिजनेस होता है, द बिजनेस ऑफ बिजनेस इज बिजनेस। इसका मतलब क्या है, मिल्टन फ्रीडमैन का ये जो कोट है, इसका मतलब क्या है कि जो फर्म्स है वो हमेशा अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सोचती है, जो उन्हें सोचना भी चाहिए। यही उनका रोल है इकोनॉमी में। क्योंकि ये कैसे समझते हैं हम, ये फर्म बिहेवियर के थ्रू समझते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ के। आगे हमें समझना है रिसोर्स एलोकेशन एंड एफिशिएंसी, कैसे सारे रिसोर्सेस हम एलोकेट करते हैं इकोनॉमी में। देखिए, अनलिमिटेड रिसोर्सेस नहीं है हमारे पास, कोई भी मिनरल आप उठा लीजिए, कोई भी नेचुरल रिसोर्स उठा लीजिए, अनलिमिटेड नहीं है, सब कुछ लिमिटेड है। तो हमें हर चीज बड़ी एफिशिएंटली यूज करनी है। अगर हम अनलिमिटेड यूज करने लग जाएंगे, ऐसे हम यूज करेंगे कि भाई हम उसको खत्म ही कर दें, तो हमारे को बड़ी प्रॉब्लम होगी। और ऐसे भी यूज नहीं कर सकते कि बहुत कम लोग बहुत ज्यादा रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं और ज्यादा लोग जो है वो कम रिसोर्स कंज्यूम कर रहे हैं, इससे मार्केट फेलियर हो जाता है। इसका क्या मतलब है कि बहुत सारे लोग जो है वो इकोनॉमी से फॉल थ्रू कर जाते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सोचो, बहुत कम लोगों के पास बहुत सारा पैसा है और बहुत ज्यादा लोगों के पास कम पैसा है। अब इससे क्या होगा, इससे डिमांड वॉर्प हो जाती है।
देखो, कम लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजें इकोनॉमी में खरीदेंगे। वो फिर भी उतना ही खरीदेंगे जितना उनको जरूरत है। अगर वो कम है, क्वांटिटी में कम है, तो जो सामान एट द एंड ऑफ द साइकिल बिकेगा वो कम ही बिकेगा। और बहुत सारे लोगों के पास पैसा अगर कम है, तो वो जो सामान खरीद रहे हैं वो अपने बेसिक्स पे ही रहेंगे, स्टेपल फूड ही खरीदते रहेंगे या बेसिक नेसेसिटीज पूरी करते रहेंगे। तो इकोनॉमी की जो असल में आप बढ़ा सकते थे वो नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि मार्केट फेलियर है। अगर आप जीडीपी रेस करना चाहते हैं तो ऑल अक्रॉस द बोर्ड जो है वो डिमांड को रेस करना होता है, ताकि सप्लाई रेज हो। सप्लाई रेज होगी तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगी। तो अगर आपकी डिमांड ही फॉल हो जाती है, डिमांड ही नहीं होती क्योंकि मार्केट फेलियर हो चुका है, बहुत लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उससे बड़ा फर्क पड़ता है। तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है। पर आपको कैसे समझ में आएगा कि कहाँ इंटरवेंशन करनी चाहिए, कहाँ नहीं करनी चाहिए? अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स की समझ होगी। ये कोड बहुत अच्छा लगता है मुझे, द आर्ट ऑफ इकोनॉमिक्स consists in looking not merely at the immediate, सिर्फ आज का नहीं सोचना है, बट लॉन्गर इफेक्ट्स के बारे में सोचना है। आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने हैं, एक ग्रुप के नहीं, सारे ग्रुप पे क्या फर्क पड़ रहा है। जब आप एक पॉलिसी बनाते हो तो सिर्फ आप एक ग्रुप का नहीं सोच सकते कि भाई यार ठीक है, उन लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। भाई हमने फॉर एग्जांपल हमने ज्वेलर्स के लिए एक पॉलिसी बनाई, ज्वेलर्स को बहुत फायदा दिया, पर उससे इकोनॉमी में लूजर्स कितने क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम एक पर्टिकुलर ग्रुप को बहुत फायदा दे रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि हम किसी और से लेके इसको फायदा दे रहे हैं। हम ऐसा तो नहीं कर रहे कि वे किसी और की जेबें खाली कर रहे हैं, क्योंकि उससे लार्जर इकोनॉमी में फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ इमीडिएट इफेक्ट का नहीं सोचना होता जब आप पॉलिसी बना रहे हो, आपको लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का सोचना होता है। और वो कैसे सोच पाओगे अगर आपको माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स नहीं पता होंगे। इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है पॉलिसी इंप्लीकेशंस और वेलफेयर इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में भी अपने बताया था, जो आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इकोनॉमिक्स वाली, कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स एक बड़ा पार्ट है जो मार्केट फेलियर्स को एड्रेस करता है। तो सोचिए आपने ऐसी इकोनॉमी बना ली है जिसमें बहुत कम फर्म्स ने या बहुत कम कंज्यूमर्स ने बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो अपने पास रख लिए, या फिर वो बहुत जो फर्म है उसने एक मोनोपोली टाइप सिचुएशन बना ली है जिसमें वो एंट्रेंट्स को एंटर नहीं होने दे रहा। तो कंपटीशन बिल्कुल आ ही नहीं रहा मार्केट में। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे लूजर्स बन रहे हैं मार्केट में, बहुत सारे लोग ऐसे बन रहे हैं जो इस फायदा नहीं उठा पा रहे इस इकोनॉमी का। तो आपको अगर उनको एड्रेस करना है, कैसे हम ये जो एक जगह वेल्थ एक्यूमुलेट हो गई है उसको हम थोड़ा इस साइड से निकालें और उस साइड दे जहां वेल्थ नहीं है। तो ये पॉलिसीज जो बनानी पड़ती है, जो हम टैक्सेशन से बनाते हैं, रेगुलेशंस से बनाते हैं, वेलफेयर प्रोग्राम से बनाते हैं, तो वो कैसे पता लगेगा अगर हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल नहीं पता होंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से माइक्रो इकोनॉमिक्स पता होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि भाई अमीरों को टैक्स करके आप जो पैसा ले रहे हो उसका क्या फायदा है, उसका कहाँ यूज हमें करना चाहिए, क्या जो वेलफेयर प्रोग्राम्स हम रन कर रहे हैं उससे इकोनॉमी को कोई फायदा हो रहा है, क्या हम कोई डिमांड प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो ये सब अगर हमें चेक करना है तो हमें ये माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स का पता होना चाहिए। द फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स इज नॉट वेदर द मार्केट्स आर परफेक्ट, बट हाउ दे कैन बी मेड मोर परफेक्ट। जब आप पॉलिसी बनाते हो तो आप ये चाहते हो कि मार्केट और एफिशिएंटली वर्क करे, उसमें कम लोग ज्यादा रिसोर्सेस को लेके ना बैठे हो। आगे मूव करते हैं, बिजनेस डिसीजन मेकिंग। फाइनली जब आप डिसीजन लेते हो कोई भी बिजनेसेस के, या फिर आप अपने पर्सनल इंडिविजुअल डिसीजंस भी लेते हो, तो अगर वो माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स या फ्रेमवर्क्स पे डिपेंडेंट होंगे तो आपका हमेशा जो है वो बेनिफिट रहेगा। आपको पता होगा कि मार्केट में आपको प्रोडक्ट कितना प्राइस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और कितना इन्वेस्ट करना है अपना जो भी प्रॉफिट है। तो अगर आपको ये सब समझना है तो आपको कंज्यूमर बिहेवियर समझ में आना चाहिए, मार्केट कैसे फंक्शन करती है, मार्केट के डायनेमिक्स समझ में आने चाहिए, और कैसे कंपटीशन वर्क करता है मार्केट में वो भी समझ में आना चाहिए। तो हालांकि वॉरेन बफे कहते हैं कि भाई कुछ भी मेजर नहीं करा जा सकता प्रिसीजन से, किसी को नहीं पता कि क्या हो सकता है, होने वाला है, बट आप एक इंडिकेशन ले सकते हैं। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं आप एक इंडिकेशन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा प्राइस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है अगर लोगों के पास पैसा नहीं है मार्केट में तो वो उसको खरीदेंगे नहीं।
अगर वो उसको खरीदेंगे नहीं तो उसकी डिमांड अपने आप फॉल हो जाएगी। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्यों है। अगर हम बहुत कम प्राइस कर देंगे और मार्केट में अभी कैपेसिटी थी और पैसा देने की, तो आपका प्रॉफिट सफर करेगा। आपका प्रॉफिट सफर करेगा तो आप और एक्सपेंड नहीं कर सकते। आप और एक्सपेंड नहीं करोगे तो ज्यादा कंज्यूमर्स तक आप अपना प्रोडक्ट पहुंचा नहीं सकते। तो आपका और लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स का भी नुकसान हुआ, आपका भी नुकसान हुआ। तो ये सब समझने के लिए कौन से डिसीजन लेने हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, प्राइसिंग को लेके, प्रोडक्शन को लेके, हमें माइक्रो इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई हर तरह के मार्केट्स होते हैं। मैंने पिछले लेक्चर, जिसको आप मेरे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के अंडर, बताया था कि डिफरेंट तरीके की मार्केट्स कैसी होती हैं। अब एक अगले लेक्चर्स में मैं और डिटेल में बताऊंगा। पर अगर आप मार्केट्स को नहीं समझते और उसके इम्प्लीकेशंस को नहीं समझते तो कैसे पॉलिसी बनाएंगे, कैसे प्राइसिंग रखेंगे, कैसे आउटपुट डिसीजंस होंगे। भाई एक मोनोपोली मार्केट है जिसमें एक ही सेलर है और बहुत सारे जो है वो बायर हैं। उसमें प्राइसिंग डिफरेंट तरीके से वर्क करेगी मुकाबले उस मार्केट के जहां कंपटीशन बहुत है। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को नहीं समझते तो आपका भी नुकसान होगा, कंज्यूमर्स का भी नुकसान होगा। तो ये कोट है डेविड सारनॉफ का, कंपटीशन ब्रिंग्स आउट द बेस्ट इन प्रोडक्ट्स बट वर्स्ट इन पीपल। सो अगर आप मार्केट में कंपटीशन बढ़ाओगे तो प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे तरीके से आपको बहुत अच्छे मिलने लग जाएंगे। अगर बहुत सारी फर्म्स होगी, आप देख सकते हो जिस भी सेक्टर में बहुत फर्म्स होती हैं, फायदा एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर्स को होता है, क्योंकि आपको अच्छा प्रोडक्ट सही प्राइस में मिल जाता है। और आखिरी में, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज असेंशियल। असेंशियल है, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं आती तो आप ये सब चीजें नहीं समझ सकते। असेंशियल है इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर को समझने के लिए और फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स को समझने के लिए, जिससे डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है, पर्सनल में भी और प्रोफेशनल में भी, कंज्यूमर साइड पे भी और बिजनेस साइड पे भी। तो फ्रेमवर्क बन जाता है और इससे आप क्या कर सकते हो, आप रियल वर्ल्ड, रियल इकोनॉमिक सिचुएशन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप समझते हो कि कैसे कंज्यूमर सोच रहा है, कैसे फर्म सोच रही हैं, तो अगर आप पॉलिसी को डायरेक्ट करते हो इस हिसाब से, तो आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। आप पॉवर्टी सॉल्व कर सकते हो, आप मार्केट में जो एफिशिएंसी नहीं है उसे सॉल्व कर सकते हो, आप इनोवेशन सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप करना चाहते हो, आप अगर पॉलिसी मेकर बनना चाहते हो और ये सब चीजें करना चाहते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना। अगले लेक्चर्स में हम और डीप में जाएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे और बाकी सारी चीजें भी पढ़ेंगे। ये सब अगर आप पढ़ना चाहते हैं, बार बार चैनल पे विजिट कीजिए। इससे अच्छा सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मेरी इकोनॉमिक्स प्लेलिस्ट है जिसमें मैं एक एक टॉपिक को उठा के आपको इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आखिरी में फिर हम एमसीक्यूज भी करेंगे, जो आपको वेरियस जो डिफरेंट टेस्ट्स होते हैं उसमें सॉल्व करने में आसानी रहेगी। पर मैं हमेशा कहता हूं, और ये बहुत आपको भी समझ में आना चाहिए, अगर आपको बेसिक प्रिंसिपल्स पता है, अगर आपको इकोनॉमिक्स की थ्योरीज पता है, उन्होंने क्या कहा है वो पता है, आप फेमिलियराइज कर लेते हैं अपने आप को उन नामों से, आप फेमिलियराइज कर लेते हैं अपने आप को उन पॉलिसीज से, फेमिलियराइज कर लेते हैं आप उनको थ्योरीज से, तो कोई एमसीक्यू डिफिकल्ट नहीं होता। आप 100 भी ला सकते हैं। बट अगर आप सिर्फ एमसीक्यूज पे ही जाएंगे, सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करेंगे, आपको बेसिक समझ में नहीं आएगा, तो फिर बहुत बहुत बड़ी आपको रेस में जाना पड़ता है। फिर सब रट्टाफिकेशन रेस में जाते हैं। रट्टाफिकेशन रेस में जाने की कोई जरूरत नहीं है, बेसिक पढ़िए और आपको ये सब पता रहेगा।